हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। देखिए, आज नंबर पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चनों को हम कोशिश करेंगे कि हम डील कर लें। आज नंबर पे आधारित चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही गजब के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप सेकेंड में बना सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। और अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, तो फिर XYZ मान के परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर की बात करेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगा, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और फिर हम देखेंगे कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में। देखिए, जब हम नंबर की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं अगर, तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक वगैरह आता है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, हम ब्रीफली बताएंगे चीज़ों के बारे में। पहले प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। सबको मालूम है कि ये शुरू होता है 1 से, और ये कंटिन्यू 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक चला जाता है, इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। एक और चीज जानना जरूरी है इसमें कि जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है, इसको डिनोट हम करते हैं N से, कैपिटल N से। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से। राइट, ये याद रखना, हम आगे यूज करेंगे इस चीज को। पूरा नंबर लिखने के बजाय हम N लिखेंगे नेचुरल नंबर के लिए, W लिखेंगे होल नंबर के लिए। देखो, ये जो 1 से इन्फिनिटी तक नंबर होता है, इस नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर, क्योंकि गिनती की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। राइट। पूर्ण संख्या, सबको मालूम है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ये 0 से शुरू होता है और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चला जाता है। 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। इससे पहले कि हम तीसरे टाइप की बात करें नंबर की, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर जितना भी है ना, सब का सब होल नंबर का पार्ट है। 1 से इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। n का सेट है, ये सेट ऑफ n कह सकते हैं हम, नेचुरल नंबर। तो हम पूर्ण संख्या को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज होल नंबर, तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का सारा पार्ट, सारे नेचुरल नंबर और 0 को मिला के होल नंबर कहलाता है। क्लियर है ये बात। सिमिलरली देखो, इसके बाद आता है एक पूर्णांक, इंटीजर। इसके नाम में ही लिखा हुआ पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। यानी कि अगर हम 0 लिखते हैं तो ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूरा पूरा अंक है। 1 लिखते हैं तो ये भी एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। 2 लिखते हैं तो ये भी इंटीजर है। 3 लिखते हैं तो ये भी इंटीजर है। ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और अगर -1 लिखते हैं तो भी इंटीजर है, ये ध्यान रखना। -2 भी इंटीजर है। यानी ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं, सबके सब पूर्णांक कहलाते हैं। अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या 2.5 पूर्णांक है, तो हमारा जवाब होगा नहीं, बिकॉज ये पूरा अंक नहीं है। ये पॉइंट में आ गया तो इसको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू है तो वो पूर्णांक नहीं होगा। यहां देखो, अब इसमें किस किस चीज का सेट आता है। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं ऑल आर इंटीजर। अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें तो हम ये कह सकते हैं, इस सेट को हम पढ़ सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर। राइट, यानी सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर। यानी होल नंबर भी क्या है, इंटीजर है। इसको जो हम बोलते हैं नेगेटिव वाले पार्ट को ऋणात्मक पूर्णांक
यानी कि नेगेटिव इंटीजर। और ये जो 1 to इन्फिनिटी है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर होता है उसमें एक तो हिस्सा हो गया नेगेटिव इंटीजर का, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर का और एक हो गया जीरो। ये तीनों चीज़ शामिल होता है और ये कंबाइनली क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड, कैपिटल जेड, ये ध्यान रखना है। जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। उसके बाद फोर्थ रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है उसके बारे में हम जान लें। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब ये p बाई क्यू जो है इसमें p और q दोनों इंटीजर होता है, ये बात ध्यान रखना है। दोनों क्या होता है? इंटीजर होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को दो इंटीजर के रेशियो में लिखा जा सकता है, नीचे कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आ जाता है एक तो फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे 1/2, 3/4, ये सारे p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 लगा दीजिए, क्या जाता है? 2/1 भी रेशनल नंबर हो गया, 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे 1 लग सकता है। नेगेटिव भी वैल्यू इसमें आ सकता है, -1/2, -1, ये सारे रेशनल नंबर के पार्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर में क्या क्या आता है? देखो 0 भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आता है, यानी ये सारे पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटीजर भी आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर के अंदर पूरा पूर्णांक आता है और साथ ही साथ जो फ्रैक्शन होता है वो भी बनता है। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, ये सब मिलके क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। हमने क्या देखा यहाँ पे, एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ। नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी होता है, पूर्णांक पूर्ण संख्या होल नंबर 0 to इन्फिनिटी होता है, इंटीजर्स -∞ to +∞ तक होता है, और रेशनल नंबर में क्या होता है? वो सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, सब के सब आते हैं, प्लस जो फ्रैक्शन होता है वो होता है। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ q 0 नहीं होता। हम इसको रेशनल को एक साथ अब डिस्कस करते हैं। देखो उसके बाद जैसे हम परिमेय की बात करते हैं, रेशनल नंबर की, परिमेय संख्या, तो हमने क्या देखा? परिमेय संख्या में क्या क्या आ जाता है? -∞ to +∞, ये तो आता ही आता है। एंड जो फ्रैक्शन होता है p बाई क्यू का फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 2/3, 3/4 सारे फ्रैक्शन आ जाएंगे। रेशनल नंबर का पार्ट हो गया। मैं फ्रैक्शन की अगर बात करूं, ये p बाई क्यू के फॉर्मेट की, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, तो हमें मालूम है कि ये होगा 0.5। अगर हम यहाँ पे 1/3 लिख दें तो ये आएगा 0.3333, यानी ये कंटिन्यू चला जाता है। तो देखो ये जो 1/2 है ये भी रेशनल नंबर है, और ये 1/3 ये भी रेशनल नंबर है। मतलब 0.5 भी रेशनल है, 0.3333 भी रेशनल है। इस 0.333 चूंकि कंटिन्यू आ रहा है, आपको पता होगा कि इसको हम 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखना ये है कि ये जो 0.3333 है, 0.3 के ऊपर बार है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो डेसिमल होता है जो कि 0.5 पे खत्म हो गया, इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। पढ़ा होगा ये सब कुछ, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल
और ये जो कि खत्म नहीं होता कहीं भी, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें एक खास बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी इसमें देखो तीन 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 रिपीट हो रहा है, मतलब एक या तो एक डिजिट रिपीट हो सकता है या एक से अधिक डिजिट का एक सेट यानी एक पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो अगर जैसे ये रिपीट हो रहा है 333, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये एक टर्म रिपीट होता है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं अशांत एंड आवर्ती। तो ये ध्यान रखना कि जो शांत दशमलव जितने भी होंगे सबके सब रेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में जो भी रिपीटिंग होगा सबके सब रेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर आपको दे दिया जाए कि 0.273 और 73 पे बार हो, तो ये भी क्या होगा, रिपीटिंग कहलाएगा, और इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, क्लियर है ये चीज। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल को हम, इसको थोड़ा समझना, इरेशनल और रेशनल पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। इरेशनल नंबर, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, आपको पता है कि अपरिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिखते। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या हम √3 को √3/1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि जो √3 है दैट इज नॉट इंटीजर। मैंने क्या बोला था कि जब भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो p और q क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो दो इंटीजर के रेशियो में हम नहीं लिख सकते इसको। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे √2, √3, √5, मतलब रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलता है, तो वो इरेशनल नंबर के पार्ट कहलाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का है, जिस पर डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, दैट इज पाई। पाई की अगर हम वैल्यू देखें 22/7, तो 22/7 जो एग्जाम्पल होगा वो परिमेय संख्या का हो जाएगा। 22/7 अगर पूछे तो वो कौन सी संख्या होगी, रेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई पूछे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। बिकॉज पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है और उसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और मैं बता दूं, जैसे टीजीटी मैथ्स वैथ्स जिस किसी का होगा तो उसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक यूलर्स नंबर होता है, यूलर्स नंबर जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। एक गोल्डन रेशियो होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये सारे के सारे वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर ऑप्शन में ये इन तीनों में से कोई भी दे दे तो इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ये कैसे पूछेगा क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सी संख्या है जो कि अपरिमेय है। और ऑप्शन में आपको दे दिया 0.232323 ... दूसरा ऑप्शन दे दिया 1/3, तीसरा ऑप्शन दे दिया पाई, और चौथा ऑप्शन दे दिया 1.37 में 37 के ऊपर बार। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इरेशनल कौन सा होगा, थर्ड होगा। ये रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, और ये 1/3 फ्रैक्शन है ऑलरेडी p/q के फॉर्म में, इसलिए पाई इज इरेशनल नंबर। ये नंबर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पेपर में ये पूछ दिया जाए कि अगर कोई भी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो किस प्रकार की संख्या होगी, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि वो इरेशनल नंबर होगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग लिखोगे, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये दो तरह के होते हैं। क्लियर है ये बात। देखिए एक फ्रैक्शन मान लीजिए, अगर p/q हम लिखते हैं, अगर q का फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू
5 की पावर m के टर्म में होगा, कुछ भी हो, इक्वल भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के टर्म में होगा, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग या फिर शांत कह सकते हैं आप। इसका टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव निरूपण होगा अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 हो, सिर्फ 2 और 5। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखूं 9/16, इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो आप ये ध्यान रहे कि ऐसा तो है नहीं कि 9 को पहले भाग दे करके देखोगे 16 से कि कब जाके कट रहा है। आपको ये देखना है कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, बाकी तो 5 वाई आएगा नहीं, तो ओनली 2 है। मैंने क्या बोला था, या तो 2 सिर्फ हो या सिर्फ 5 हो या फिर दोनों में से दोनों मिला के हो। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर हम आपसे यहां पे पूछे 5/6, इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा, तो देखो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 के अलावा 3 है यहाँ पे, इसलिए इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो होगा अशांत। ये बात आपको दिमाग में सेट करना है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर है ये चीज। यानी कि बेस वैल्यू जो Q की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू, अगर उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी एग्जिस्ट करता है, उसके और भी फैक्टर होते हैं, तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 5/6 लिया, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 15/24, जैसे हमने ये लिखा। अब 24 को ऐसे फैक्टराइज मत करना, इसमें तो 3 भी दिख रहा है, तो हम नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिख सकते ऐसे। अगर ये कट रहा है तो पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए इसको, 3 की टेबल से 5 और 3 की टेबल से 8। अब आप देखो अगर 5/8 लिखते हैं, अब बेस पे 8 है, 8 हमें पता है कि 2 की पावर 3 होता है, इसका मतलब इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए आपके पास पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव निरूपण शांत होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 23/48, सेकेंड ऑप्शन है 35/60, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 64/80, ऐसे सॉरी 63/80 कर लीजिए। और फोर्थ ऑप्शन है 19/24। पहले तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है, काट सकते हैं इसको। 5 गुना 7, 5 गुना 12, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो अब फैक्टराइज कर लीजिए। 12 में क्या होगा, 3 भी है और 2 की पावर 2 भी है, तो इसका तो शांत हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। 48 में भी अगर देख लें, कट तो रहा नहीं है, इसको 16 गुना 3 48 होगा, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4। 80 की बात करें तो 16 गुना 5 होता है, 2 की पावर 4 इंटू 5।
और 24 में भी 3 आता है, यानी 3 गुना 2 की पावर 3। अब देखो इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं पॉसिबल है, इसमें भी 3 है ये भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी 3 है। ये है 2 और 5 के ग्रुप में, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे, तो आप आराम से बना सकते हो। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर लें, जैसे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। सबको मालूम है कि इवन का मतलब होता है सम संख्या जो 2 के टेबल से कट जाता है। इसमें 0 भी आता है, ध्यान रहे, 0 2 4 6 कंटिन्यू, यानी कि 0 इज द इवन नंबर। बट अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो याद रखना 0 पे टिक लगा के मत आना। सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही होगा, बिकॉज अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग शुरू होता है 1 से, 0 काउंटिंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी इवन नंबर 0 से शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेपर में आता है कि 0 किस प्रकार की संख्या है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, 0 एक सम संख्या। क्लियर है। तो अब देखो ऑड नंबर क्या होता है, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या होता है 1 3 5 7, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है कि प्राइम और कंपोजिट नंबर भी होता है, और ये सबको मालूम होगा कि प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। उम्मीद करता हूं फैक्टर सबको मालूम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 3 ले, 3 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो गए। 2 की बात करें तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में सिर्फ 2 फैक्टर है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर में आएगा। अगर हम 11 की बात करें, सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 and 11। 5 की बात करें, सिर्फ 2 फैक्टर है, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो सब के सब प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे अगर हम बात कर ले 4, तो देखो 4 के 1 2 और 3 कितने फैक्टर, सॉरी 1 2 और 4 मतलब 3 फैक्टर हैं। अगर हम बात कर ले 6 की, 1 2 3 6, इसके 4 फैक्टर हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। फैक्टर को हम बोलते हैं गुणनखंड, या फिर इसको भाजक भी कहा जाता है, गुणनखंड या भाजक भी कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया कि क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है प्राइम। अगर हम 1 के बारे में बात करें, व्हाट इज 1, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 प्राइम है या 1 कंपोजिट है? एग्जैक्टली एक दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक दोनों में से कुछ भी? बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिसके 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम होगा, और 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वही कंपोजिट होगा। तो 1 के 1 ही फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इस बात को आप नोट कर लेंगे कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। माया मुक्त है ये, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। प्राइम कंपोजिट समझ में आ गया। इसके बाद भी और भी सारे नंबर के बारे में सुना होगा। एक को प्राइम नंबर होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसके और भी नाम होते हैं, कभी कभी इसको म्यूचुअली प्राइम नंबर भी कहते हैं, परस्पर अभाज्य संख्या, कभी कभी हम इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। ये सब एक जैसे ही नंबर होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि भाई को प्राइम क्या होता है, राइट। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या
सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये हमेशा पेयर में होगा, दो संख्या एटलीस्ट होनी चाहिए। तो दो संख्या में मान लीजिए हम अगर एक नंबर 8 लेते हैं और मैं पूछूं कि 8 प्राइम है या कंपोजिट, तो यानी कि भाज्य है या अभाज्य, तो सबको पता है कि 8 क्या है, भाज्य है, ये अभाज्य नहीं है। और 15 भी ले लेते हैं, 15 भाज्य है या अभाज्य, तो 15 भी आपके पास भाज्य है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। दोनों कंपोजिट है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये दोनों किसी एक टेबल से कटेगा। गौर करेंगे तो ये सिर्फ 1 से कटता है, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी फैक्टर के बारे में पढ़ा है कि ऐसा कोई फैक्टर जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे। तो हमें पता है कि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 1, एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा दोनों। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 7 ले लें तो 7 है प्राइम, और 15 को ले लेते हैं, या 12 ले लो, चलो 12 क्या अपने पास, कंपोजिट, यानी एक प्राइम है और एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर हम पूछे कि इसमें क्या कॉमन है, 7 और 12 में क्या कॉमन है, तो सबको पता है कि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है एक को छोड़ के, तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। और अगर दोनों प्राइम ले लें, जैसे 5 और 11 की बात करें, ये दोनों प्राइम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्राइम है तो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। मतलब ध्यान रहे कि कोई भी पेयर ऑफ नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों प्राइम हो, दोनों के दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है, और दोनों के दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। तो ये जो तीनों पेयर है वो को प्राइम नंबर के पेयर हो गए। तो आप और भी पेयर सोच सकते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की एक और खास बात है, अगर हम आपसे पूछे कि 8 और 15 का LCM क्या होगा, तो खास बात क्या है को प्राइम नंबर का, कि को प्राइम नंबर का LCM उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी इसका LCM 15 गुना 8 120 होगा। 12 और 7 चूंकि को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट गुना होगा, 12 गुना 7 84 84। 11 और 5 का अगर LCM पूछेंगे तो 11 × 5 55, यानी कि LCM जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये बात आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी संख्याओं का गुना होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, को प्राइम नंबर की। अगर दो को प्राइम नंबर है तो उसका जो HCF होगा वो क्या होगा, सॉरी HCF 1 होगा, और LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होगा। एक और चीज हमें याद रख लेना है कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करें, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसे 3 4 4 5 5 6 12 13 15 16 19 20, अगर ये लगातार नंबर है तो वो दोनों आपस में को प्राइम ही होता है, क्योंकि उसका HCF 1 ही होगा। तो आप ये बात भी ध्यान में रख लेना कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज को प्राइम, 2 consecutive natural number is co-prime। दो लगातार जो प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है, को प्राइम होता है। इस पे भी क्वेश्चन आपके कई सारे पूछे जा सकते हैं, हम आएंगे एक एक नंबर पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के नंबर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, सॉरी 210 है, 210 है, तो उसका LCM क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 210 है तो नेचुरल नंबर और कंसेक्यूटिव है तो को प्राइम होगा। अब को प्राइम का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका LCM होता है, दैट मीन्स LCM इक्वल्स टू 210। आपको सोचना नहीं है ज़्यादा देर तक कि ये नंबर क्या होगा फिर LCM क्या होगा, क्योंकि दो लगातार नंबर है उसका LCM उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, बिकॉज वो भी को प्राइम नंबर होता है, राइट। मिटा दे इसको, को प्राइम समझ में आ गया।
अब हम एक एक नंबर की बात करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बड़े ध्यान से इस प्रॉपर्टी के बारे में समझना। उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाते हैं तो विदाउट यूजिंग पेपर पेंसिल आप क्विकली आंसर दे सकते हो। तो पहले हम प्रॉपर्टी जान लें, राइट। नंबर्स के प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे रियल नंबर की। रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो अब इसको अगर हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर होता क्या है तो आपको मैं बता दूं। जो हमने जितने भी नंबर का हमने टाइप देखा है उसमें हमने लास्ट में हमने देखा था कि जो रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़ा, रेशनल, इरेशनल और रेशनल का जितना भी पार्ट ऊपर हो गया नेचुरल नंबर से लेकर के, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर का सेट कहलाता है। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें रेशनल भी आएगा और सारा इरेशनल भी आएगा, सारे नंबर होते हैं। तो हम रियल नंबर पे कुछ प्रॉपर्टी, रियल नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे और वन बाय वन उसको मैच करवाएंगे नेचुरल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ, इंटीजर के साथ। तो पहली बात हम बात करेंगे, दो टर्म है, एक होता है प्रीडिसेसर और एक होता है सक्सेसर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या और एक होता है परवर्ती संख्या। ये संख्या की बात कर रहे हैं इसलिए पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, हम नंबर लिख नहीं रहे अभी। सक्सेसर और प्रीडिसेसर अगर नंबर की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती और परवर्ती होता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्ववर्ती सबको मालूम होगा, पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी से पहले जो आता है और परवर्ती किसी के बाद जो आता है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें नरेंद्र मोदी जी का और एज ए प्रधानमंत्री, अगर हम उस सेट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें अगर हम, तो मोदी से पहले, नरेंद्र मोदी जी से पहले कौन थे, यानी उसके प्रेडिसेसर कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर हम बात करें कि उनके सक्सेसर कौन होंगे, तो ये तो अभी छुपी हुई बात है, राज है अभी। तो सक्सेसर तो भी है नहीं, प्रेडिसेसर थे कौन, मनमोहन सिंह। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट चेंज कर दूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का सेट हटा दूं, मैं मुख्यमंत्री के सेट की बात कर लूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि उनके प्रेडिसेसर कौन थे, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, वो थे केशुभाई पटेल, जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर हम उनके बाद की बात करें कि मतलब नरेंद्र मोदी के सक्सेसर कौन थे जब वो प्रधानमंत्री बन गए, तो आनंदीबेन पटेल, तो वो उनके सक्सेसर थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मुख्यमंत्री की। जब प्रधानमंत्री की बात होगी तो जो भी प्रेडिसेसर और सक्सेसर होगा वो प्रधानमंत्री का हिस्सा होगा, मतलब प्रधानमंत्री पद पे होगा। और जब हम मुख्यमंत्री की बात करें और वहाँ पे प्रेडिसेसर सक्सेसर की बात कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री के पद पे होगा। सिमिलरली अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, सपोज करिए इनके जो प्रोड्यूसर और सक्सेसर होंगे वो नेचुरल नंबर का ही हिस्सा होना चाहिए। तो एक बात बताओ कि नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 to इन्फिनिटी। कोई भी नंबर आप ले लो, सक्सेसर का मतलब होता है एक जोड़ के निकाल देना, एक अगला, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक पिछला, -1। तो जितने भी नंबर है सबसे अगली संख्या पॉसिबल है इसमें नेचुरल नंबर में। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सक्सेसर होते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है सबके प्रेडिसेसर भी होंगे? नहीं, बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर हम बात कर लें कि 1 का प्रेडिसेसर की बात करें तो 1 - 1 यानी कि 0 होगा, और 0 डजंट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक का नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, एक का प्रेडिसेसर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में सभी नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात कर ले होल नंबर की, सोचो थोड़ा सा होल नंबर की, यानी होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 to इन्फिनिटी,
तो आगे तो कंटिन्यू चला जाएगा, मतलब सक्सेसर तो सारा पॉसिबल है, किसी भी नंबर का सक्सेसर संभव होगा, किसी भी होल नंबर का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूँ, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। अगर हम होल नंबर की बात करें तो 1 का प्रेडिसेसर 1 - 1 = 0 पॉसिबल है, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू होल नंबर। लेकिन अगर हम बात करें 0 का प्रेडिसेसर 0 - 1 = -1, तो क्या ये -1 होल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जितने भी होल नंबर हैं सबके प्रेडिसेसर नहीं होते, बिकॉज होल नंबर का भी लोअर लिमिट डिसाइडेड है और लोअर नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? सभी नेचुरल नंबर के प्रीडिसेसर नहीं होते, सभी होल नंबर के भी प्रीडिसेसर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। अब अगर हम बात कर ले पूर्णांक की, यानी कि इंटीजर की, तो आप बताइए इंटीजर होता है -∞ टू +∞, यानी कि सबसे छोटा, अगर छोटा से और छोटा निकालते जाए, छोटे की भी लिमिट नहीं है, -1 होता चला जाएगा, +1 भी होता चला जाएगा। मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबके प्रीडिसेसर भी संभव है और सबके सक्सेसर भी संभव है। राइट, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर होता क्या है, और वो नेचुरल नंबर के और होल नंबर के, सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर के प्रीडिसेसर क्यों नहीं होते, और पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में सभी इंटीजर के प्रीडिसेसर भी होते हैं और सभी के सक्सेसर भी होते हैं। राइट, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। उसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं जो खास करके एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। वो प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, आप हेडिंग लिख सकते हैं। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं समवृत्तता का गुण। इसको बोलते हैं समवृत्तता का गुण। पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है वो देखो। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। ये हम बात करेंगे एडिशन का और एक बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो ये एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी अलग अलग नंबरों पर डिपेंड करता है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम 3 और 5 को अगर जोड़ दिए तो ये आ गया 8। अब अगर ये 3 को हम नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज कर लीजिए नेचुरल नंबर 1 है और ये नेचुरल नंबर 2 है, तो इसका जो रिजल्ट आया दैट इज नेचुरल नंबर 3। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ प्राकृतिक ही होता है, दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल ही होगा। ये बात अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है उसके जोड़ का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होता। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। क्लियर है ये बात? मतलब जो प्राकृतिक संख्या का जोड़ है वो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ प्राकृतिक होता है। अब क्या ऐसे ही होल नंबर का अगर होगा कि होल नंबर एक ले लो, उसमें दूसरा होल नंबर जोड़ दो, और अगर ये होल नंबर ही बनता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि होल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आप बताइए कि क्या होल नंबर फॉलो करेगा? तो यस, कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, उसको जोड़ के देखिए, तीसरा होल नंबर ही आएगा कोई ना कोई। अब हम बात करते हैं इंटीजर की, z। आप बताइए z1 + z2, अगर दो इंटीजर को हम जोड़ते हैं तो क्या वो इंटीजर ही बनेगा z3? तो यस बनेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे -2 + 3 कर लो बराबर 1 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स भी जो होते हैं उसका एडिशन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद अगर हम Q की बात करें, Q का मतलब होता है रेशनल नंबर, कैपिटल Q, Q1 + Q2।
इक्वल्स टू Q3। अगर हम दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो तीसरा रेशनल नंबर आएगा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी क्लोज्ड है। क्लियर है? हम ये कह सकते हैं इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को अगर जोड़ दो, इरेशनल नंबर को हम P से डिनोट करते हैं, तो अगर हम लिख दें कि P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P3, अब चेक करना ये, यानी जो इरेशनल नंबर भी होता है उसको दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे, जैसे √3 अब प्लस √3 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2√3 और ये भी इरेशनल ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी रियल नंबर है सब के सब रियल नंबर का पार्ट है। तो रियल नंबर जो होता है उसका जो एडिशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लो कि क्या हम दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें n1 इंटू n2 तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा? यस, नेचुरल ही होगा। चेक करके देख लो। अगर हम होल नंबर की बात करें W1 इंटू W2 तो होल नंबर ही बनेगा प्रोडक्ट। अगर हम इंटीजर की बात करें Z1 इंटू Z2 तो Z3 बनेगा। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें Q1 इंटू Q2 तो ये रेशनल बन जाएगा, ये Q3। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो क्या उसका मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा? सोचो, अगर हम दो इरेशनल नंबर को गुना करेंगे तो क्या वो इरेशनल होगा? इस बात की गारंटी है? हमेशा हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि हम √2 को और √3 को गुना कर दिए तो ये आ गया √6 जो कि इरेशनल है। ऐसे नहीं, अगर ये कहीं भी फॉलो कर लेता है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखो, अगर ये तो हो रहा है, एक जगह फॉलो किया लेकिन दूसरी जगह फेल हो गया। अगर हम √2 को √2 से ही गुना करें तो ये 2 हो जाएगा और 2 इज रेशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल। तो हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है ये चीज? आप ये बताइए, क्या सम संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? इवन नंबर, दो इवन नंबर का हम सब एडिशन एंड सब ये मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर हम एडिशन में बात करें तो दो सम संख्या का यानी इवन प्लस इवन इक्वल्स टू क्या इवन होता है? हमेशा ऑलवेज होगा। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 6 + 6 12, 6 + 8 14, सारे इवन नंबर आएंगे। तो इसका मतलब जो एडिशन होगा इवन नंबर का वो भी क्लोज्ड होगा। समझते रहना। क्या ऑड नंबर का एडिशन, ऑड प्लस ऑड अगर करेंगे तो क्या ये ऑड बनेगा? ऑलवेज, या कभी कभी, या कभी नहीं। जैसे अगर हम मान लो कि 3 और 5 को जोड़ेंगे दो ऑड नंबर को तो इवन नंबर बनेगा, यानी कि ये नॉट ऑड। हम ये कह सकते हैं कि इस दोनों को जोड़ के ऑड नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 3 + 5 = 8 होता है जो कि ऑड नहीं है। तो इसका मतलब कि जो ऑड नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इस तरह से आपको पेपर में मान लो कि कुछ भी आ जाए कि भाई कौन सा ट्रू है, फॉल्स है, कौन सा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, नहीं करता है। इवन आपको पूछेगा इसमें से कौन सी संख्या का जोड़ जो है, सम ऑफ विच नंबर इज क्लोज्ड, तो आपको दे देगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी दे दे। मान लो इस हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है। अगर मान लो हम प्राइम नंबर की बात करें तो आप बताइए, क्या हम दो प्राइम नंबर को जोड़ दें, प्राइम प्लस प्राइम करेंगे तो क्या प्राइम होगा? सोचने वाली बात है। क्या प्राइम प्लस प्राइम प्राइम होगा? अगर मान लीजिए हम 2 + 3 कर दे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये 5 हो रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम 3 + 5 करें तो क्या ये फॉलो करेगा? ये प्राइम नहीं है भाई, दिस इज नॉट प्राइम। तो एक बार कभी फॉलो कर ले, बाकी ना करे, या फिर कभी कभी करे कभी नहीं, तो वो नहीं होता। क्लोज्ड होने का मतलब है कि ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। अगर ये ऑलवेज ट्रू नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर भी, यानी प्राइम नंबर का जो एडिशन होता है दैट इज नॉट क्लोज्ड, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में इवन ऑर्डर प्राइम नंबर की। तो बताना थोड़ा सा, क्या इवन नंबर को इवन नंबर से गुना करेंगे तो ऑलवेज इवन होगा? यस, ऑलवेज इवन होगा। दैट मीन्स इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होता है। ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर ऑलवेज ऑड होगा, ऑड इंटू ऑड
सोच के जवाब दे देना, ये भी ऑड ही होगा। कभी भी ले लो, 3 गुना 5 15, 5 गुना 1 5, 5 गुना 7 35, सारे ऑड होंगे। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो ऑड नंबर का होगा दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर इज क्लोज्ड। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ ये भी फ्लॉप होगा, बिकॉज प्राइम नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के साथ गुना करेंगे तो ये प्राइम नंबर होगा, हाँ या ना? जरूरी नहीं है। प्राइम इंटू प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू प्राइम, जैसे 3 गुना 5 15 जो कि प्राइम नहीं होता है, तो इसीलिए नॉट प्राइम, इज नॉट इक्वल्स टू प्राइम लिख सकते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो, ये आप चेक कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि एक जैसे नेचर वाले यानी एक जैसे सेट के जो वैल्यू होते हैं उसका सम या प्रोडक्ट अगर उसी सेट में आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर उस सेट से बाहर आ गया तो उस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगेन हम बात कर रहे हैं सेट की। अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर के सेट में ही आना चाहिए, राइट। उसके बाद एक आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय का गुण। अगर मान लो कि हम दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, इसको इंटू कर दिए और ये बी इंटू ए के बराबर है, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर देने पे अगर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सॉरी हम इसमें भी दो बात करेंगे, एक एडिशन की बात करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। अगर हम एडिशन की बात कर लें तो दो एलिमेंट एक ही सेट के ए और बी है, इसका जोड़ अगर इसके ऑर्डर चेंज करने पे परिवर्तन नहीं होता, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय का गुण, एडिशन का। और मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा कि अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, इसको हम क्रम विनिमय का गुण बोलते हैं। हमें ये देखना है कि क्या ये क्रम विनिमय का गुण नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इन सब के साथ वैलिड है। अगर हम दो नेचुरल नंबर का जोड़ कर लेते हैं 2 प्लस 3 और इसको बदल देते हैं 3 प्लस 2, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर में क्रम विनिमय फॉलो करेगा, होल नंबर में फॉलो करेगा। इसी तरह से आपको चेक करना है कि क्या हम ऑर्डर चेंज करके, जैसे अगर मान लो होल नंबर की बात कर लें, 0 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रम विनिमय का मतलब यही हुआ कि अगर दो एक ही सेट के, ध्यान रखना, एक ही सेट के अगर दो वैल्यू की बात कर लें और अगर हम उसको जोड़ दें और फिर उसको क्रम को बदल के जोड़ें तो रिजल्ट अगर सेम देता है तो क्रम विनिमय के गुण को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में भी वही सीन है, राइट। समझ में आ गया होगा। ये आप चेक कर लेना बैठ के कि कौन कौन सा नंबर पे फॉलो करता है, ये सब पे फॉलो करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं सहचारी गुण इन हिंदी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम एक ग्रुप की बात करें, इसमें भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ध्यान रखना। मान लो कि ए, बी और सी है, ये जोड़ का साइन है। हमें ये देखना है कि अगर हम इस दोनों को ब्रैकेट में कर दिए, पहले ये बराबर है ए प्लस, और बी और सी को ब्रैकेट में कर दिया, मतलब हम किसी दो को एक साथ एसोसिएट करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू में कोई परिवर्तन अगर नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो प्लस में सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? क्या ये चूंकि नेचुरल नंबर के लिए करेगा, होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पे बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिख लिया 5 प्लस 3 माइनस 2, राइट। अब अगर हमने ऐसे लिखा इसको, इस दोनों को
एक साथ कर दिया, और दूसरे कंडीशन में हमने लिख लिया 5 + 3 एक साथ और -2 एक साथ। तो क्या वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा? 5, अब +3 में से 2 जाएगा 1, 6, और ये भी आ गया 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये भी 6, ये भी 6, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपको ऐसे रेशनल नंबर में चेक करना है कि क्या 2 रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर के साथ यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये जोड़ की बात हो गई। अब गुना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गुना में भी गुना की बात करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 वैल्यू a इंटू बी इंटू सी की बात करें और बी सी है ब्रैकेट में, अब a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर कर दें और c को बाहर कर दें, देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, राइट। तो ये अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सहचारी गुण, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपको करना है घर पे एक बार नेचुरल नंबर के साथ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटीजर के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। उसके बाद चौथे गुण की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक, हिंदी में योज्य तत्समक। इसको हम योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, राइट। अब योज्य तत्समक क्या होता है कि देखो किसी भी संख्या में कुछ जोड़ने पे अगर उसका मान नहीं बदलता तो वो योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे अगर कोई भी नंबर a ले लो, इसमें अगर हम 0 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू a ही रहेगा। इसका मतलब है ये जो 0 है अपना वो योज्य तत्समक कहलाता है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब 0 एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, अगर हम इसमें भी सेट की बात करें तो नेचुरल नंबर में तो एडिटिव आइडेंटिटी होता नहीं है क्योंकि 0 होल नंबर से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल को छोड़ के बाकी सब का क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि इसका 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक होता है जैसे योज्य तत्समक है वैसे होता है एडिटिव इनवर्स। इसमें एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जिसको हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम इन हिंदी। देखो योज्य प्रतिलोम होता है जैसे मान लीजिए कि a में 0 जोड़ के अगर a आ रहा है तो आप ये देखो अगर इस a को इधर लेके आ जाए तो 0 कैसे बनेगा? a माइनस a = 0। तो किसी भी नंबर का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो उसका नेगेटिव वर्जन होता है, नेगेटिव वैल्यू। जैसे अगर हम बात करें 5 तो 5 में क्या जोड़ने पे 0 आएगा? तो 5 में -5 जोड़ने पे 0 आएगा। इसका मतलब ये जो -5 है वो 5 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। कोई भी वैल्यू है उसका साइन बदल देंगे तो वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। अगर -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अगर हम बात करें कि -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो -2 का एडिटिव इनवर्स होगा +2, तब जाके 0 बनेगा। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? +2। +2 का -2 -2 का +2 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब आप एक बात बताइए, क्या प्राकृतिक संख्याओं के एडिटिव इनवर्स होंगे? प्राकृतिक संख्याओं में एडिटिव इनवर्स हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अगर एडिटिव इनवर्स हम निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव वैल्यू प्राकृतिक संख्या के सेट से बाहर हो जाएगा। होल नंबर में क्या एडिटिव इनवर्स होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर का जैसे ही एडिटिव इनवर्स करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू बनेगा और नेगेटिव वैल्यू इंटीजर का पार्ट हो जाता है। इसलिए जब भी हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो वो बात करेंगे इंटीजर्स में, ठीक है। इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब वैल्यू का एडिटिव इनवर्स होता है, राइट। तो ये सब बात खुद भी समझ सकते हैं आप कि उस सेट का हिस्सा होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो होल नंबर नेचुरल नंबर का नहीं होगा, सारे इंटीजर्स के एडिटिव इनवर्स होंगे, सारे रेशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स होंगे। क्लियर है ये बात? उसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं गुणन तत्समक। गुणन तत्समक। अब देखो ये गुणन तत्समक जो होता है, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए तो नंबर नहीं बदलेगा, यही होगा, तो दैट इज 1। तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 0 किसी संख्या में जोड़ने पे संख्या की वैल्यू नहीं बदलती, तो 0 को हम जोड़ का तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वैसे 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, बिकॉज 1 किसी संख्या के साथ गुणा करने पे उस संख्या की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेम, अब अगर मान लीजिए हम बात करें कि 1 कैसे आएगा, अगर a इंटू 1 इक्वल्स टू a आ रहा है, तो किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे कि यानी 1 को किस संख्या, मतलब a को किस संख्या से गुना करें तो 1 आ जाएगा, तो 1/a। तो एक इसी से यहां से बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता कैसे है? जैसे मान लो a है, अब आपको इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियस सी बात है 1/a से, तब जाके a और a कटेगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1/a। यानी किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर हम बात करें कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5, 3 का 1/3, -2 का -1/2। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी वैल्यू का इन्वर्स कर देना। अब मुद्दा ये है, अगर हम आपसे पूछें, कि क्या सभी नेचुरल नंबर के या नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे वो एक फ्रैक्शन बनेगा, यानी रेशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर में भी नहीं होगा, होल नंबर में भी नहीं होगा, इंटीजर में भी नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका होगा? किसी भी परिमेय संख्या यानी कि रियल नंबर का जो पार्ट होता है उसमें हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में पॉसिबल है, बट नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पॉसिबल होते हैं। क्लियर है ये बात? ध्यान रखना ये बात, ये बहुत ही छोटी सी छोटी चीज़ें हैं जो खास करके जो प्राइमरी एजुकेटर जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़। ठीक है, मिटा दिया जाइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया। एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। 1 बाय 1 हम डिफरेंट टाइप के नंबर को डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर होगी। पहले एक और प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है आपका जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं वितरण गुण, गुणा का वितरण गुण। ओवर एडिशन का मतलब हो गया जोड़ पे गुणा का वितरण गुण, और ये हो गया घटाव पे गुणा का वितरण गुण। जोड़ पे वितरण गुण का मतलब क्या है कि अगर हम यहां पे लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी, वितरण गुण ये कहता है कि a को पहले b से गुना फिर a को c से गुना करना है, यानी कि ab इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं ab प्लस a को फिर c से गुना कर देंगे तो ac, सबको पता है ये बात, इसी को वितरण गुण कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह से मान लो a है और ये b माइनस सी है, तो इसके साथ भी वितरण गुण होगा ab माइनस ac। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं गुणा का वितरण गुण, जोड़ पर, और ये हो गया घटाव पर। क्लियर है ये बात? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था नंबर का, राइट।
देखो एट द एंड मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और शेयर ज़रूर कर लो, फ्री में होता है ये सब चीज़, सब्सक्रिप्शन भी शेयर भी इसमें पैसे नहीं लगते। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में क्वेश्चन के साथ।